अब हम चलेंगे भैया, अब आपका चैप्टर रियली शुरू होता है, क्योंकि अब हम लोग गैस लॉज पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि ये अब चैप्टर जो है बेसिकली असली चीज पर पहुंच गया है, दैट इज गैस लॉज। आपको पता है आपके टोटल गैस लॉज कितने होते हैं? सबसे पहले होता है बॉयल्स लॉ। प्लीज आप नोट डाउन करो। अब देखो, अफसोस की बात देखो, जब चैप्टर रियली शुरू हुआ, जब चैप्टर यहां पर एक्चुअल में जिसपे से सवाल आते हैं, तब तक यहां पर कितने बच्चे घट गए? 150 से 200। इतने भी पेशेंस नहीं है कि एक्चुअली यही होता है। पता है टॉपर और नॉर्मल बच्चे में क्या फर्क होता है? नॉर्मल बच्चा एक्साइटमेंट में शुरू करेगा, यस, खरगोश की तरह, और धीरे धीरे जैसे ही 2-3 पेज पढ़ेगा, टटिया निकल जाएंगी, भग जाएगा। लेकिन टॉपर क्या होता है? टॉपर बेसिकली होता है जो शुरू में जिस स्पीड से वो चला, आखिर तक जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो वहीं बैठा रहता है और पूरे चैप्टर को खत्म करके जाता है। दैट इज कॉल्ड टॉपर। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा चार पेज पढ़ लिए तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या 4 पेज में? अब आप ये सोचो, इसीलिए कहते हैं कि बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज बेटा। डॉक्टर बनना है तो इतना आसान नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आता है? तो चलिए अब शुरू करते हैं यहां पर गैस लॉज, क्योंकि अब तो चैप्टर आपका शुरू होगा। और जो आखिर तक, मैं आपको सवाल बता देता हूं, एक्चुअल में आपके चैप्टर में आखिरी से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले तो हर कोई पढ़ लेता है। तो चलो, अब यहां पर आपके 4 लॉज होंगे। एक तो होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेसिकली किस किस के बीच में होगा? बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रहते हो। आप लोग याद रखना कि गैस लॉज बेसिकली इसमें 4 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल कांस्टेंट रखे जाते हैं। 4 वेरिएबल कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसमें से 2 को कांस्टेंट रखते हैं। बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हो और बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालते हो। दैट प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू, यस, प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू, यस गाइस, प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ हो गया। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आप लोग प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हो, वहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालते हो। ठीक है। उसके बाद यहां पर होता है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक में आप लोग क्या करते हो? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख के प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालते हो। समझ में आ गया? इसको गे-लुसाक लॉ बोलते हैं। फिर आता है आपका एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन निकालते हो। अब ये कैसे याद होगा? इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं आपको अभी समझाता हूं। आप लोगों के पास 4 वेरिएबल होते हैं, जिसमें से 2 को आपको कांस्टेंट रखना होता है और 2 में आप रिलेशन निकालते हो। चलो मैं आपको पढ़ाता हूं। चलिए गाइस, तो यहां पर हमारा रियल आपका टॉपिक शुरू होने वाला है। पर आप उससे पहले मुझे बताइए, मैं गुड पानी पी लेता हूं। आप लोग मुझे बताइए इस मूवी का नाम क्या है? कौन बताएगा? चार्ट में गुड पानी पी लेता हूं। डूड फटाफट से बताओ। हम्म इस मूवी का नाम क्या है? किस किसने देख रखी है मूवी? बताओ, शुरू करें। कौन बताएगा सबसे पहले? इस मूवी का नाम कौन बताएगा? देखें, इस मूवी का नाम क्या है? कोई नहीं बच्चा जानते हो कि नहीं जानते हो? जल्दी से बताओ। अच्छा, नहीं पता, नहीं पता। ये मोइना है, मोइना। मोइना, यस, बिल्कुल सही बात है। मोइना नहीं है? अच्छा, कौन है? पता नहीं मुझे। मोइना नहीं है ये, बट ये नार्निया। अच्छा, जो भी है। अच्छा, जो भी है, अच्छे लग रही है ना? तो चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। हमारा ब्रेक अभी खत्म हो गया है ना? चलिए शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से अब आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो फाइनली सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब कॉपी पेन निकाल के अपने तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि चैप्टर अब आपका शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बेसिकली लिखा जाता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। अगर आपने लिख दिया कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास अगर गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया? आप मास को चेंज नहीं कर सकते, और अगर मास चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे। और वो कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब आपने टेम्परेचर को भी क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो यहां पर कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया तो प्रेशर एक्चुअली वॉल्यूम के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर बॉयल्स लॉ के केस में प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन दैट केस आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखते हो? कांस्टेंट। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? के बाई वी, यस और नो। प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? के बाई वी। अब आपको मैं एक बार समझा रहा हूं, उसके बाद चीजें आसान है सबकी सब। अब जरा सोचिए, आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन तो पता ही है, क्या है? पीवी इक्वल टू एन आर टी, यस और नो। मैं चाहता हूं कि मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं जैसे आप इसमें कंपैरिजन कर सको, ये इक्वेशन नंबर 1 से कंपैरिजन कर सको। तो क्या करूं? प्रेशर इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख दूं, जरा आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं प्रेशर इज इक्वल टू लिख दूं, क्या लिखूं जरा आप चेक करो? दैट इज एन आर टी इंटू 1 बाई वी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आता है? वॉल्यूम को वहां पे ले गया।
अब आप जरा चेक करो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कंपैरिजन करना चाहूं, लेट्स कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप देखो यहां पर आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, प्रेशर, यहां पर क्या लिखा, प्रेशर, राइट हैंड साइड में आपने क्या लिखा, 1/v, यहां पर लिखा 1/v, तो k किसके बराबर हो गया, तो बेसिकली k किसके बराबर हो गया, nRT के, यस और नो। तो बेसिकली आपको खुद से ही पता है यार, यहां पर मोल्स, आर की वैल्यू और टेम्परेचर कांस्टेंट है जो k के बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि जो आपका जो k है बेसिकली वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैंने टेम्परेचर भी चेंज करा तो जरा समझना, ये बहुत काम आएगा। तो यहां पर जो k की वैल्यू है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये k का क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूं अभी थोड़ी देर में, पर ये समझ लेना आपके पास काम की चीज ये है कि यहां पर जो आपने कांस्टेंट लिया है k, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर गैस आपके मोल्स और आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही। तो यहां पर देखो अब मजे की बात आएगी, जो भी खेला जाएगा वो इसी के साथ खेला जाएगा। तो अब आप एक लाइन की इक्वेशन को देखो, आपके पास इक्वेशन दे रखी है P = K × 1/v, ये है आपकी इक्वेशन जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बोल्स के लॉ को। अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे कर दूं, y = m × x, यस, y = m × x, तो आपके पास ये जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन नंबर 1, ये एक लाइन का इक्वेशन है, यस और नो, ये लाइन का इक्वेशन है। और अगर ये लाइन का इक्वेशन है तो यहां पर एक लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, y की जगह क्या लोगे, प्रेशर, यस, x एक्सिस की जगह क्या लोगे, 1/वॉल्यूम, यस, और ये एक लाइन का इक्वेशन है जिसकी स्लोप कितनी है, k, यस, और क्योंकि ये y = m एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है जो कि ओरिजिन से जाती है, यस और नो, बेटा पढ़ने वाले ध्यान से पढ़ लेना, तो ये लाइन आएगी कुछ ऐसी सीधी। मजे की बात यह है कि मान लेता हूं कि यहां पर टेम्परेचर T1 है और स्लोप इसका क्या है, यस, θ1, और वो किसके बराबर है, ये k किसके बराबर होगा, tan θ1 के, यस और नो। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना, जिसको समझ में नहीं आई अभी तक सबको क्लियर है क्या, ध्यान से पढ़ लो। तो बेसिकली दोबारा समझाता हूं, यहां पर बोल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, या फिर एंटी प्रोपोर्शनल है v के। मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, P = K × 1/v, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो यहां पर k किसके बराबर होगा, nRT के, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब बेसिकली k किसके प्रोपोर्शनल हुआ, टेम्परेचर के। अब ये जो लाइन आपकी इक्वेशन दिख रही है वो लाइन की इक्वेशन है, आप कंपैरिजन करो, y = m × x, बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, y की जगह क्या लिखोगे, प्रेशर, x एक्सिस की जगह क्या लिखोगे, 1/v, और ये लाइन की इक्वेशन जो कहां से जाएगी, ओरिजिन से। इसका स्लोप कितना है लाइन का, इस लाइन का स्लोप है k, यस और नो, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है k, जरा आप चेक करना, इस लाइन का स्लोप है k जो किसके बराबर होगा, tan थीटा के, और k किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। अब मजे की बात देखो, यहां पर ये थीटा क्या है, ये वाला एंगल है। मैं मान लेता हूं कि मैंने टेम्परेचर T पे इसको ड्रॉ किया, T1 पे ड्रॉ किया। अब मैं मान लो कि मैंने अगर टेम्परेचर T1 नहीं, मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया है, तो इक्वेशन कहां जाएगी, मैं कहता हूं T2 > T1। मैंने कहा कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने अब टेम्परेचर कितना कर दिया है, T2, तो ऑब्वियसली जब आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो ऑब्वियसली इसका k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वहां पर नया k क्या बनेगा, अगर T2 टेम्परेचर है तो नया स्लोप क्या होगा, K2, पुराने T1 के लिए स्लोप कितना था, K1। तो अब आपका स्लोप, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो k की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इसका स्लोप बढ़ेगा। तो अब ये लाइन कहां जाएगी, बढ़े हुए स्लोप की तरफ। तो जरा देखो ये ऐसी होगी, जरा आप चेक करना, ये ऐसी, ये बेसिकली T2 टेम्परेचर पर मैंने ड्रॉ की है। तो मतलब समझो यहां पे अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर कोई आपको ग्राफ दे दे, जरा समझो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो k की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब स्लोप बढ़ेगा। अब मैं आप सब बच्चा लोग से सवाल पूछना चाहूंगा, जरा ध्यान से इसको चेक करना कि मान लो मेरे पास है ना टोटल प्रेशर वर्सेस 1/v में 3 ग्राफ दे रखे हैं, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ। मैं आपसे कहूं कि ये टेम्परेचर T1 पे बना है, ये टेम्परेचर T2 पे बना है, ये टेम्परेचर T3 पे बना है, तो बताओ T1 T2 T3 में सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। तो आप क्या कहोगे, जो देखो जिसकी स्लोप बड़ी वो टेम्परेचर सबसे बड़ा। तो मैं कहूंगा कि यहां पर टेम्परेचर T1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर T2 की वैल्यू है, फिर T3 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, और K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। K क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस पे से सवाल आते हैं।
100% इसमें से सवाल आएंगे। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा टेम्परेचर बताओ तो सबसे बड़ा टेम्परेचर T1 है, क्योंकि उसकी स्लोप बहुत ज्यादा है। आया समझ में? नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नीट का सवाल है। नीट के अंदर पिछले 10 साल में 2 बार यह सवाल आ चुका है। आया सबको समझ में? तो चलो मैं एक बार और आपको रिपीट करा देता हूं फटाफट से, जरा समझो। बोयल्स लॉ में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। याद करने का तरीका, बॉयल में टेम्परेचर गर्म होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, मतलब याद करने का तरीका। यहां पर अगर आपने टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वी, ऑब्वियसली। तो प्रेशर इज इक्वल टू के बाई वी। के क्या है यहां पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो आप इसको यू भी लिख सकते हो, कैसे? पीवी इक्वल टू के। समझ में आ गया? तो इस इक्वेशन को आप क्या कैसे यूज कर सकते हो? अगर आपको पता लग गया कि पीवी इक्वल टू के है, तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे यूज कर सकते हो, दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आया समझ में? यानी कि आपका प्रेशर जो है बेसिकली एक स्टेट से चेंज होकर दूसरी स्टेट में चला गया, वॉल्यूम भी एक स्टेट से चेंज होकर दूसरी स्टेट में चला गया। यानी कि इस इक्वेशन, आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो बॉयल्स लॉ में, दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो। आप यहां पर जो ग्राफ बनाते हो उसको आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपके पास जो लाइन की इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से, यही मैं आपको बताया था। देखो, अगर मैंने T1 टेम्परेचर पे एक लाइन बनाई, T2 टेम्परेचर पे दूसरी लाइन बनाई और T3 टेम्परेचर पर तीसरी लाइन बनाई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि T3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इन ग्राफ को क्या बोलते हैं? इन ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि आइसोथर्म ग्राफ किसके लिए बनाए जाते हैं, तो आइसोथर्म ग्राफ यहां पर बोयल्स लॉ के लिए बनाए जाते हैं। आप लिख लो, काम आएगा। सबको समझ में आ गया? यस। तो फाइनली इसका कंपैरिजन किसके थ्रू होता है? पी विस्कस टू एनआरटी से होता है। यहां पर मैं साफ साफ बता चुका हूं कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो स्लोप बढ़ेगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो स्लोप बढ़ेगा। बार बार बोल रहा हूं, बोयल्स लॉ में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी। के क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन के को कैसे लिखते हैं? टेन थीटा से। मैथ वाले बच्चे थोड़ा बहुत मैथ तो पढ़ा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारी आइसोथर्म खत्म हो गई। तो बेसिकली बोयल्स लॉ में क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो इसी को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। यहां पर मजे की बात है कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम पक्का घटेगा। अगर आपने वॉल्यूम 0 कर दिया तो प्रेशर की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, और अगर आपने वॉल्यूम इन्फिनाइट कर दिया तो प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मैं आपसे बोलूं, जरा समझो इसको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ग्राफ बनाया था वो P वर्सेस 1/V बनाया था, तो ग्राफ आपका कैसा आ रहा था? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं ग्राफ यहां पर P वर्सेस V बनाऊं तो ग्राफ कैसा आएगा? P वर्सेस V ग्राफ। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम की वैल्यू घटेगी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? रेक्टेंगल हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ आएगा। यस, रेक्टेंगल हाइपरबोला ग्राफ आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल हाइपरबोला। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कि अगर आपने यहां पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया तो वो रेक्टेंगल हाइपरबोला ग्राफ आएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, दोनों में कंपेयर कर देता हूं। यहां पर मैंने जो पहले ग्राफ बनाया था वो P वर्सेस 1/V बनाया था, तो वो आ रही थी स्ट्रेट लाइन। अभी आप ग्राफ बना रहे हो P वर्सेस V, तो वो आएगा रेक्टेंगल हाइपरबोला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब निकलता है इसका। तो बोयल्स लॉ हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर चार्ल्स लॉ की। चलो फटाफट से चार्ल्स लॉ पे। आर यू गाइस रेडी फॉर द चार्ल्स लॉ? कौन कौन तैयार है एकदम चार्ल्स लॉ के लिए? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ल्स लॉ। नाउ व्हाट डू मीन बाय चार्ल्स लॉ? ये देखिए क्या कहता है। फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, अगर मास गिवन है गैस का, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? कांस्टेंट। फॉर अ गिवन प्रेशर, चार्ल्स लॉ में क्या चीज आप कांस्टेंट रखते हो? प्रेशर को। भैया याद कर लो, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। इन दैट केस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद करने का तरीका क्या है? आपको सबको पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं यहां पर कह दूं कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टेम्परेचर के। सीधे सीधे। क्या कोई डाउट है? तो चार्ल्स लॉ के केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जरा आप समझना, प्रेशर तो कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ के केस में आप लोग किस चीज को कर रहे हो? जरा आप चेक करना। चार्ल्स लॉ के केस में आप लोग प्रेशर को कर देते हो कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स को कर देते हो कांस्टेंट। तो यहां पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? टेम्परेचर के। आप लोग याद रखो कि इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हो? P इक्वल टू KT। यस और नो? अब कंपैरिजन करो। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू nRT। यस और नो? अगर मैं इसको एक एज इट इज बनाना चाहूं तो क्या करूं? V इक्वल टू
बाई पी इंटू टी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पी को इधर ले गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं पी इक्वल टू के इंटू टी, तो के किसके बराबर आ गया, के आ गया एन आर बाई पी के इक्वल। और अब मजे की बात देखो, इसका मतलब क्या हो गया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी। मतलब अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो के की वैल्यू घटेगी, मतलब स्लोप घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है, जरा समझ लो। इसको क्या कहते हैं, उसको आइसोथर्म कहते थे, इसको आइसोबार ग्राफ बनाने वाले हैं। कौन से ग्राफ, आइसोबार। अब आप इसका कंपैरिजन करो, मान लो ये y है, ये m है और ये x है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे जो ओरिजिन से जाएगा, y एक्सिस पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम, x एक्सिस पे क्या लिखोगे, टेम्परेचर, और एक ऐसी लाइन आएगी जो कि कहां से जाएगी, ओरिजिन से, जिसका स्लोप क्या होगा, k। अब आप लोग बताइए, इसका स्लोप अपन k मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि इसको हमने कौन से प्रेशर पे ड्रॉ किया है, इसको हमने प्रेशर P पे ड्रॉ किया है, जरा आप चेक करना। ये मान लो प्रेशर P1 पे ड्रॉ किया गया है। अब मान लो कि मैं प्रेशर बढ़ा दूं, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा के P1 से कितना कर दिया, P2, मैं कहता हूं कि P2 प्रेशर P1 से ज्यादा है, तो लाइन कहां जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो स्लोप घटेगा, इसका मतलब लाइन घटेगी, नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो लाइन नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया चार्ल्स लॉ के अंदर तो के की वैल्यू घटेगी, मतलब यहां पर स्लोप घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। आया सबको समझ में, अगर आप लोगों ने चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को बढ़ाया तो स्लोप घटेगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे सारे बच्चे जवाब देंगे। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सवाल मेरा देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं, जरा आप चेक करना। भैया सवाल तो इसी से आते हैं, जो टॉपर है वो समझ रहा होगा इस बात को। अब मैं आप सवाल पूछता हूं, मान लो कि आपने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किए 3, मान लो 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला ग्राफ आपने प्लॉट किया P1 प्रेशर पे, दूसरा आपने P2 प्रेशर पे, तीसरा आपने P3 प्रेशर पे। तो मुझे बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 P2 एंड P3। P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है, यहां पर जरा देखना, जिसका स्लोप सबसे कम उसकी प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो P3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी वैल्यू होगी, P2 की, फिर किसकी वैल्यू होगी, P1 की। बेटा नोट कर लो, ये पहले वाले से जस्ट उल्टा है, वहां टेम्परेचर था, यहां प्रेशर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपर बच्चा है वो याद रखे, सवाल यहीं से आएगा। चार्ल्स लॉ के अंदर जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है वो प्रेशर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने स्लोप बढ़ा दिया तो प्रेशर कम है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो स्लोप कम आएगा, प्रेशर घटा दिया तो स्लोप ज्यादा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो मैं आपको चार्ल्स लॉ को फटाफट से कवर करा देता हूं, बस ऐसे ही करके आपको सब पढ़ना होता है। चार्ल्स लॉ के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, जहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। V इक्वल्स टू KT भी लिख सकते हो उसको, या V बाई T इक्वल्स टू K भी लिख सकते हो, इसको यूज भी कर सकते हैं ऐसे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ऐसे करके आप इसको यूज भी कर सकते हो। जब आप सवाल करोगे तो आप चार्ल्स लॉ में ऐसा कर सकते हो, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, इन दैट केस प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। यहां पर स्टेट वेरिएबल क्या होंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम ओनली। पहला स्टेट वेरिएबल T1 V1 से दूसरे में कहां चला जाएगा, T2 V2 की तरफ, और उसको मैथमेटिकली कैसे यूज करोगे, दैट V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ऐसे यूज किया जाता है। अब यहां पर इसके ग्राफ बनाते हैं, जरा आप चेक करो। थोड़ी देर पहले इन ग्राफ को क्या बोला जाता है, इन ग्राफ को बोला जाता है आइसोबार ग्राफ। क्या बोला जाता है, आइसोबार। क्यों बार लिखा गया, क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इनको आइसोबार ग्राफ कहा जाता है। मैंने कहा था आपसे, जरा चेक करो। अगर मैं यहां पर टोटल 3 ग्राफ बनाऊं, P3, पहला ग्राफ P3 पे बनाया, दूसरा ग्राफ P2 पे बनाया और तीसरा ग्राफ P1 पे बनाया, तो बताओ P1 P2 P3 में क्या रिलेशन है। पक्का यहां पर P1 क्या होगा, P2 और P3 से सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसकी स्लोप सबसे छोटी है। ये कहां से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से आया। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्योंकि यहां पर बेसिकली अगर आप लोगों ने K की वैल्यू बढ़ाई, इसका मतलब P का वैल्यू कम होगा, या P की वैल्यू कम की तो K की वैल्यू बढ़ेगी। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, सबको समझ में आया चार्ल्स लॉ। तो यहां पर P3 की वैल्यू सबसे छोटी होगी, P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिखा है ना। बहुत बढ़िया। इन ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोबारिक ग्राफ बोला जाता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, आइसोबार बोलते हैं इनको। तो चार्ल्स लॉ के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी कर्व होते हैं इनको आइसोबारिक कर्व कहा जाता है। अब मान लो कि आपके पास है ना, इन केस आपको टेम्परेचर यहां पर किस में दे दिया, डिग्री सेल्सियस में। मान लो डिग्री सेल्सियस में दे दिया,
क्योंकि पहले तक जो टेम्परेचर था वो केल्विन के अंदर था। अब आपने मान लो डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? तो आपकी इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू, यहां पर आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज टी प्लस 273 डिग्री, टी प्लस 273 लिखोगे। मान लो डिग्री सेल्सियस में दे दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है आपको, बेसिकली जो भी टेम्परेचर होगा उसमें 273 आप ऐड करोगे। तो मैंने वही तो लिखा है, पहले क्या लिखा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी, बट अभी तो आपको की जो टी की वैल्यू वो डिग्री सेल्सियस में दे रखी है तो 273 जोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो कैसे लिखूंगा, v इक्वल टू के इंटू टी प्लस साथ में क्या लिखूंगा, k इंटू 273, यस और नो। अब बेसिकली इसका कंपैरिजन करो, ये किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज y इक्वल टू, ये जरा चेक करना, दिस इज m, दिस इज x और प्लस दिस इज c। अब जरा चेक करो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, y की जगह क्या लोगे, वॉल्यूम, x एक्सिस की जगह क्या लोगे, टेम्परेचर, c की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 273 इंटू के, ये c का वैल्यू होगा। और यहां पर एक लाइन आएगी जो कि y एक्सिस पर कहां काट रही होगी, 273 इंटू के पर काट रही होगी, और ये लाइन ऐसी बनेगी। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस लाइन को पीछे लेके चला जाऊं, इस लाइन को अगर मैं पीछे लेके चला जाऊं तो ये जिस पॉइंट पर काट रही है इसी को बोलते हैं -273, और यही होता है आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आया सबको समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट डाउन कर लेना। चलिए तो आपको फटाफट से कवर करा देता हूं, ये देखिए पीछे की तरफ लाइन आई -273 डिग्री, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, और ग्राफिकल लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि यस y एक्सिस पर काटेगी, ये t प्लस, ये कहां पर काटेगी, k इंटू 273 पर काटेगी। छोटी छोटी चीजें मैथमेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को भी कौन सा ग्राफ बोला जाता है, आइसोबारिक ग्राफ बोला जाता है, बस इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। आया सबको समझ में? चलिए, इसको एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जाना जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हम चलते हैं गे-लुसाक लॉ की तरफ। अगला लो है हमारा गे-लुसाक लॉ। आर यू गाइस रेडी फॉर द गे-लुसाक लॉ? कौन कौन तैयार है एकदम गे-लुसाक लॉ के लिए? गे-लुसाक लॉ के लिए कौन कौन तैयार है? मैं पानी का एक घूंट पी लेता हूं। अपनी मम्मी को आवाज लगाओ, अपनी मम्मी को आवाज लगाओ, बोलो कि पानी दे दो। सर जो है फटाफट से बोल रहे हैं और हमें कवर करा रहे हैं, मैं बैठ के खाना वाना खा लेता हूं। एक बार चैट में लिखो कौन कौन गे-लुसाक लॉ के लिए तैयार है। Who is ready for the गे-लुसाक लॉ? Come on dude, लिखो अभी के अभी। चलो तो रेडी, 1 2 3, गे-लुसाक लॉ शुरू करते हैं बेटा। अब देखो गे-लुसाक लॉ किससे शुरू होता है, होता कहता है फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। गे-लुसाक भी गिवन मास ऑफ गैस का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। फिर वो कहता है गे-लुसाक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यहां पर वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखते हो, तो यहां पर किस किस के बीच में रिलेशन निकाला जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। चलो तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब आप यहां पर गे-लुसाक लॉ में किसको कांस्टेंट रख रहे हो, वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मोल्स को। तो यहां पर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो गे-लुसाक लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, P इक्वल्स टू K इंटू T। अब यहां पर इसका कंपैरिजन करो, Y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, M इंटू X। जो ग्राफ बनाओगे वो कैसा बनाओगे, Y एक्सिस में प्रेशर लगाओगे, X एक्सिस में टेम्परेचर लगाओगे, एक लाइन बनाओगे जिसका स्लोप क्या होगा, K। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, K। कंपैरिजन करो, चलो कंपैरिजन में आपको यहां पर साफ पता लग रहा है P इक्वल्स टू क्या होगा, NR बाई V इंटू T। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, तो इन दैट केस मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो K की वैल्यू किसके बराबर होगी, NR बाई V के। इसका मतलब K की वैल्यू एंटी प्रोपोर्शनल है V के। मतलब अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो K की वैल्यू कम होगी, मतलब स्लोप घटेगा। समझ में आ गया? तो आप जरा समझो, ये बड़ी कलाकारी का काम है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर वॉल्यूम V1 था। अब अगर मैंने मान लो कि वॉल्यूम V1 से कितना कर दिया, V2 की वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप घटेगा, तो लाइन नीचे की तरफ आएगी। ये समझो इसको, ये V2 होगा। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम बढ़ाया है तो पक्का स्लोप घटेगा, तो आपकी लाइन नीचे की तरफ आएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सब लोग जवाब देना, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्लोप जो है वॉल्यूम के एंटी प्रोपोर्शनल है। सबको समझ में आया, स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सवाल पूछता हूं, मेरे सारे बच्चे जवाब देंगे। मान लो कि गे-लुसाक लॉ में आपके पास यहां पर मैंने लिख दिया प्रेशर, यहां पर लिख दिया मैंने टेम्परेचर। मैंने यहां पर गे-लुसाक लॉ में 3 ग्राफ बनाए, ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये V1 वॉल्यूम पे, ये V2 वॉल्यूम पे, ये V3 वॉल्यूम पे। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V3, V2 एंड V1? कौन बताएगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V3, V2 एंड V1? बताइए जरा। जिसकी स्लोप कम वो वॉल्यूम होगा ज्यादा, क्योंकि गेल-लुसाक में K इज एंटी प्रोपोर्शनल टू V। तो बेसिकली V3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर V2 की होगी, फिर V1 की होगी। ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल आपका नीट, आपके मेडिकल एग्जाम 1998 में भी आया हुआ है। ये तो मुझे पता है, मैंने पेपर सोल्व किया है इसका। मेडिकल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, नीट तो तब होता नहीं था, तो मेडिकल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलो मैं आपको इसकी फटाफट से गुफ्तगू करवा देता हूं इसकी। तो चलो गेल-लुसाक लॉ क्या होता है? गेल-लुसाक लॉ में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो। इसमें प्रेशर टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। P = KT भी लिख सकते हो, आया समझ में? या फिर P/T = K लिख के इसको आप यूज भी कर सकते हो। P1/T1 = P2/T2 करके आप इसके सवाल सोल्व कर सकते हो। यहां पर K क्या होता है बेटा? K स्लोप होता है। सबको समझ में आया? अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लो कि मान लो मैंने V1 ग्राफ पे ये बनाया, ठीक है, V1 वैल्यू पे ये ग्राफ बनाया, V2 वैल्यू पे ये ग्राफ बनाया, V3 वैल्यू पे ये ग्राफ बनाया। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? जिसकी स्लोप सबसे कम है, यानी कि V1 सबसे बड़ा है, फिर V2 आएगा, फिर V3 आएगा। सबको समझ में आया? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो K की वैल्यू घटेगी। ये मैंने आपको बता दिया पहले से ही। सबको समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, तुम कमाल के हो, जो तुम पहले से ही समझ चुके हो। अब हम चलते हैं एवोगैड्रो लॉ की तरफ। एवोगैड्रो लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम आगे हमारे चौथे लॉ की तरफ, उसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो हमारा चौथा लॉ क्या है? हमारा चौथा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, जरा आप उसको समझ लीजिए। एवोगैड्रो लॉ एट अ कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होता है। ये पहला ऐसा लॉ है जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। जरा समझना, यहां पर प्रेशर को और टेम्परेचर को दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है। A volume of a gas is directly proportional to the number of moles। यार ऑब्वियस बात है, जब आप यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो आप Pv = क्या पढ़े हो तुम? nRT। जब आपने इन दोनों को ही कांस्टेंट कर दिया तो यहां पर nRT बेसिकली किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट है। R भी कांस्टेंट है, तो NT किसके बराबर हो गया? सॉरी, मैंने यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट किया ही नहीं, तो मेरे से गलती हो गई। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि भैया यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको सबको पता है कि Pv = क्या होता है? nRT। और अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, R की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। ये तो यार कॉमन सी बात है। आप गैस के जितने मोल्स बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या कोई इफ बट है। तो यहां पर जो एवोगैड्रो लॉ है, बेसिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। या फिर आप V = K × N भी लिख सकते हो इसको। यस, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? यहां पर वॉल्यूम ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ले लो, ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या है इसके अंदर? बच्चों के जैसा खेल है, बट यहां पर एक मजे की चीज है, जरा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ बेसिकली यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हैं। जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। आप P = K × N करके लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो, for n number of moles volume of gas is V। for 1 अगर एक ही मोल हुआ तो वो V/N कहलाता है, और उस वॉल्यूम को कहा जाता है बेसिकली Vm कहा जाता है। Vm क्या होता है? वॉल्यूम पर मोल, जिसको मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम पर मोल होता है, वॉल्यूम बाई नंबर ऑफ मोल्स, इसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? V/N की वैल्यू को वो मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोग ये चीज कहां पे पढ़े हो? आप लोग यहां पर आपके चैप्टर नंबर 1 11th क्लास में पढ़े हो। याद करो कि एक मोल गैस में एसटीपी पर बताइए कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। यस, एक मोल गैस में एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। बेटा ये काम आएगा, आप लिख लो। इसमें से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। एसटीपी का मतलब क्या होता है? उसमें प्रेशर कितना होता है? 1 atm। टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। आपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर रखा है यहां पर? कांस्टेंट। तब आपको पता लगा कि एक मोल गैस के अंदर जो है 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है। सबको समझ में आया?